जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट पहुजा लॉ एकेडमी। जैसा कि आप सबने अगर सोच लिया है कि अब आपको करना है BLLB या फिर BBA LLB या फिर BCom LLB या फिर BSc LLB, यानी आप अपीयर होना चाहते हैं किसी एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे कि क्लैट हो गया, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो गया जो NLUD करवाता है, या फिर सिम्बोसिस लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो गया। मीन्स दैट कि आपने डिसाइड किया कि आपको एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में अपीयर होना है। तो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हर एक लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और हर साल यानी एवरी ईयर अराउंड 15 to 20% जो वेटेज रहता है लीगल सेक्शन का वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रहता है। क्यों रहता है, क्या रीज़न है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज़ द सुप्रीम लॉ, यानी जितने भी लॉज इंडिया में अब तक आए हैं उन सबको कंसिस्टेंट रहना पड़ा है। किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कब आया इंडिया में, कब लागू हुआ, कब एनफोर्स हुआ? 26 जनवरी 1950 को, और बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने थोड़ा टाइम वेट किया इसको एनफोर्स करने में। वो क्यों किया? क्योंकि हमने एक डिमांड करी थी 1929 के अंदर, पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी लाहौर सेशन के अंदर। तो उसी को रिमेंबर करने के लिए, उसी को याद रखने के लिए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया 26 जनवरी 1950 से। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को इतना वेटेज दिया जाता है? क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि हर एक सेक्शन में, कोई भी सेक्शन हो, लीगल सेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, या फिर फैमिली लॉ हो, या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है, उन सभी लॉज को कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। आपने अपनी NCERT बुक्स के अंदर देखा होगा, क्लास 1 से लेकर 11th या 12th तक एक पेज होता है जिसके अंदर लिखा होता है प्रीएम्बल, या तो स्टार्टिंग में होता है या फिर वो एंड में होता है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल लिखा होता है। अब प्रीएम्बल क्या होता है? किसी भी लॉ को अगर हम इनेक्ट करते हैं या बनाते हैं, उसको एक एक्ट बनाते हैं, तो उसका पीछे एक ऑब्जेक्टिव देखा जाता है, यानी उसको क्यों हम इनेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज कीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको अब प्रिपरेशन करनी है, ठीक? तो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। मान लीजिए आपने पहुजा लॉ एकेडमी को ज्वाइन किया अपनी क्लैट प्रिपरेशन के लिए या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। अब पहुजा लॉ एकेडमी को ज्वाइन करने के पीछे का आपका पर्पस क्या था? आपका पर्पस था आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है और एक अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंचना है, या फिर एक अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो वहाँ पहुंचना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। तो आपका ऑब्जेक्टिव था टू क्रैक द लॉ एंट्रेंस एग्जाम। द सेम वे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यानी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने फ्रेम किया तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव था वो प्रीएम्बल, यानी जो प्रीएम्बल में मेंशन है वही हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उनमें लिखा गया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें इंडियन सिटीजन्स की, कि हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए कौन से राइट सबसे पहले रखे गए। एक इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, उस वक्त हमारा कंट्री बहुत पुअर कंट्री हुआ करता था, अभी तो हम बहुत आगे पहुंच गए हैं। उस वक्त हमने देखा कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल राइट्स मिले, उन्हें अच्छा खाना मिले, उन्हें अच्छे कपड़े मिले, उन्हें घर मिले रहने को, उन्हें अच्छा एजुकेशन मिले। तो इन सभी बेसिक राइट्स की बात करने के लिए हमने देखा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमने देखा वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स हुआ करता है। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स था तो वो वहाँ के बेसिक राइट्स थे, यानी हमारे यहाँ पे एड ऑन किए गए क्या? फंडामेंटल राइट्स। जो बिल ऑफ राइट्स थे उन्हीं को हमारी सोसाइटी के अंदर हमने कंपेयर किया कि हमारी सोसाइटी के लिए कौन कौन से राइट्स रिलेवेंट हो सकते हैं। उन्हीं राइट्स को हमने देखा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया ताकि वो बेसिक राइट्स हम अपने सिटीजन्स को दे पाएँ। और फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि मैग्ना कार्टा एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट था वर्ल्ड का जो जिसमें बात की गई थी सिटीजन्स के राइट की, जो कि 1215 के अंदर लिखा गया था। तो थिंग इज दैट कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पहले सिटीजन्स की बात की गई है वो की गई है फंडामेंटल राइट्स में, इसलिए हम फंडामेंटल राइट्स को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं आज का जो इंट्रोडक्टरी क्लास है जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फादर ऑफ ऑल लॉज
एंड द लेजिस्लेशन इन द कंट्री। इट मीन्स दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो क्या है, फादर ऑफ ऑल लॉज, यानी वो सुप्रीम है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है? पार्लियामेंट के पास तो पावर है, वो लॉज बना सकते हैं, उसी के अलावा एग्जीक्यूटिव के पास है वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और जुडिशरी के पास है उसका वो इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो सेम वे हम कैसे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है? देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये है एक रोहन, ठीक है, रोहन एक 25 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक। अब रोहन का बर्थडे आता है, ठीक। अब बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रोहन क्या करता है, एक पार्टी अरेंज करता है कि पार्टी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करता है, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करता है और एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। अब उस पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, तो रोहन ने क्या सोचा, उनके लिए खाने का इंतजाम भी किया जाएगा, ठीक। तो उन्होंने एक कंपनी को हायर किया ताकि वो उनको फूड सर्व कर सके। तो वहाँ पर उन्होंने एक्स कंपनी को हायर किया जो क्या करेंगे, वो खाना प्रिपेयर करेंगे। इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया खाना आप लोग प्रिपेयर करेंगे। उसने वाई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप खाना सर्व करेंगे। वाई से क्या किया कि आप खाना सर्व करेंगे, यानी एक्स खाना बनाएंगे और वाई खाने को सर्व करेंगे, ठीक। और खाएगा कौन, खाएंगे इसके फ्रेंड्स और रिलेटिव, यानी रोहन के जो फ्रेंड्स आएंगे और रिलेटिव्स आएंगे वो उस खाने को कंज्यूम करेंगे। तो सेम वे जो एक्स कंपनी है वो क्या कर रही है, खाना प्रिपेयर कर रही है। उसी तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेशन है, वो लॉज बना रहा है, यानी वो लॉज बना रहे हैं। वाई क्या कर रहा है, वाई कंपनी का काम था खाने को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। और जो रिलेटिव और फ्रेंड्स हैं उनको समझ लीजिए आप हमारी जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होता है, उन लॉज का इंटरप्रिटेशन करना, ठीक। तो ये जो पावर पार्लियामेंट को जो लॉज बनाने की दे रखी है, या फिर हम देखें एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूट करने की, वो पावर किसने दी है उनको, वो पावर उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेशन को पावर दी है जो कि आप लॉज बना सकते हैं। यानी लेजिस्लेशन को क्या पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप लॉज को बना सकते हैं। एग्जीक्यूटिव को क्या पावर दी है कि आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में एग्जीक्यूशन के बाद में क्या आता है, जुडिशरी। जुडिशरी के पास क्या पावर है, जुडिशरी के पास पावर है उन लॉज का इंटरप्रिटेशन करने की, ठीक। तो ये जो पावर्स दे रखी हैं ये किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स दी हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, सुप्रीम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ऑफ द लैंड है। उसके बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कहा कि इज द फादर ऑफ ऑल लॉज। यानी मैंने इनिशियली बात की फंडामेंटल राइट्स की, क्यों बात की, क्योंकि जितने भी लॉज आएंगे उनको कंसिस्टेंट रहना होगा फंडामेंटल राइट्स के साथ। अगर वो लॉज फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, इट मीन्स दैट कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट नहीं है और उन लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जितने भी लॉज हमारी कंट्री के अंदर बनेंगे उन सभी लॉज को फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक। इन अदर वर्ड्स इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड and hence each and every legal proviso existing in the country by virtue of any statute, legislation, act or code had to be conformity with the constitutional values। यानी जो constitutional values है उन्हें आपको follow करना पड़ेगा, अदरवाइज उन लॉज को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब ये चेक कौन करेगा, जैसा मैंने आपको बताया इंटरप्रिटेशन का काम जुडिशरी का होता है, तो जुडिशरी उन लॉज को चेक करेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि हर एक लो एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इट इज़ द सुप्रीम लॉ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अबाव कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ही जो जितने भी लो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज अच्छा खासा रहता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, ठीक। कौन से पार्ट में है फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स हैं। और उसके अलावा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को रखा गया है। इनिशियली फंडामेंटल राइट्स 7 हुआ करते थे, अभी 6 हैं। तो एक जो फंडामेंटल राइट्स था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हमने रिपील्ड कर दिया है 44th ऑफ अमेंडमेंट 1978 से, और हमने उसको भेज दिया कहाँ, आर्टिकल 300 क्लॉज ए के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया, उसको बना दिया गया एक लीगल राइट, ठीक। वो पहले क्या हुआ करता था, फंडामेंटल राइट, ठीक। तो अब हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स है, केवल और केवल 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to free freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional
रेमेडीज। यानी हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं हमारे बेसिक राइट्स हैं, जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि फॉरेन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। और जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो इनमें सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं एक्सेप्ट 2, यानी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, और वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर हम क्या क्या रीड करने वाले हैं, हम किस तरीके से रीड करेंगे, मैंने आपके साथ फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया। उसको आपको अगर इन डिटेल डिस्कशन चाहिए, उसको आपको इन डिटेल जानना है कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स वर्क करते हैं, हम किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं, अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उन सभी टॉपिक्स को अगर आपको इन डिटेल डिस्कस करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पहुजा लॉ अकेडमी। और पहुजा लॉ अकेडमी अभी ज्वाइन करने का सबसे बेहतरीन टाइम है। क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ मिलता है अप टू 100% स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप आप कैसे अवेल कर सकते हैं, आप अपीयर हो सकते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर। और स्कॉलरशिप टेस्ट अगर आपको शेड्यूल कराना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कॉल करना होगा 9821593230 पे, और आपका टेस्ट जो है वो शेड्यूल कर दिया जाएगा और आप इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और आप पा सकते हैं मौका फ्री क्लैट यूजी कोचिंग। और ये केवल क्लैट के लिए नहीं बल्कि एलेट, DU-LLB, जामिया, IP, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, BHU, AMU, MSCT, यानी हर एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम की यहाँ प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और आपको आपकी प्रिपरेशन के अंदर मदद करने के लिए पहुजा लॉ अकेडमी अपनी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको प्रिपरेशन करवाएगा और आप पहुंच जाएंगे अपने ड्रीम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या फिर अपने ड्रीम लॉ कॉलेज के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Subscribe for more content.